हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का रैंकर एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और वापस से हम लोग जुड़ चुके हैं अपनी तैयारी में। और सभी को एक इन्फॉर्मेशन है बाबू, जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारा बैच ऑनलाइन में भी स्टार्ट हो गया है, ऑफलाइन में बहुत दिनों से चल रहा है। तो जो भी इनरोल करना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके भी अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे नए हैं वो एक बार पुराने लेक्चर्स देख करके आए। अगर यहाँ से डायरेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि अब हम लगभग पड़ाव पर हैं, आखिरी पड़ाव पर हैं इस टॉपिक के, इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीछे से सारे लेक्चर्स देख करके आए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर जाकर के पीछे वाले लेक्चर्स आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आज की हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन उन नए बच्चों के लिए है जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं एक बेहतर प्लेटफॉर्म से। तो रैंकर एजुकेयर आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। आप किसी भी मोड में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अपना स्टार्ट किए हुए थे जीओसी और बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। कुछ एक दो टॉपिक बचा हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारा कार्ब एनायन बचा हुआ था, कार्बो एनायन बचा हुआ था। ठीक है, तो बाबू देखो, जितने भी हम लोग टॉपिक अभी तक पढ़े हैं ना, एक बार जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएगी। तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लो, उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करो। अगर नहीं पढ़े हो तो उस सारे लेक्चर्स को एक बार पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे आओ, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्ब एनायन से। ये एक इंटरमीडिएट है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि कुछ इंटरमीडिएट हमें पढ़ना था। जिस क्रम में हम कार्ब कैटायन पढ़ चुके हैं और हम कार्ब एनायन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कार्ब एनायन क्या होता है? जैसे कार्ब कैटायन होता था बिल्कुल वैसा ही कार्ब एनायन है, बस यहाँ पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एनायन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एनायन बाबू, ठीक है, एनायन in which negative charge is present। क्या बाबू? negative charge is present। negative charge is present कहां प्रेजेंट होगा? negative charge is present over present at the carbon atom, at the carbon atom। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कहां पर? कार्बन एटम पर। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कार्ब एनायन कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? नोन एज कार्ब एनायन। ठीक है, उसको हम लोग कार्बन आयन कह देते हैं। तो सिंपल सा डिफिनीशन है कार्बन आयन का कि कोई भी एक ऐसा एनायन, एनायन मतलब जो निगेटिव चार्ज कैरी करता है उसको हम लोग एनायन कह देते हैं। और वो निगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? कार्ब एनायन कह देंगे। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ इसमें लाग लपेट नहीं है। अब चूंकि जो हमारा कार्ब एनायन होता है ना बाबू, ये होता है इलेक्ट्रॉन रीचर साइट। इलेक्ट्रॉन रीच होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रीच होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो ज्यादा होती है, मतलब जो इसका ऑक्टेट होता है वो तो कंप्लीट होता ही है, उसके अलावा ये कुछ चार्जेस कैरी करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। इस वजह से इनको इलेक्ट्रॉन रीच भी कहा जाता है। अब सिंस ये इलेक्ट्रॉन रीच है, इसकी वजह से इनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे कार्ब कैटायन में हम लोग पढ़े थे कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता था, तो ये कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और ये अटैक करेगा किस पे? इलेक्ट्रोफाइल पे। सिंस इलेक्ट्रॉन रिचर साइट है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पे अटैक करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो ये छोटी सी डिफिनीशन हो गई कार्ब एनायन के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारा कार्ब एनायन है ये हमें क्यों पढ़ना है, ठीक, तो बहुत सारे चूंकि ये है एक इंटरमीडिएट, तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट की हम लोग को स्टेबिलिटी देखनी होती है। क्या देखना होता है? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी देखने के लिए कुछ कंडीशंस हमें बताई गई हैं, वो कंडीशंस हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी? कार्बो एनायन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन
ठीक है। अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं कार्ब एनायन की, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना माइनस आई इफेक्ट, किसके, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई और माइनस आई अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्ब एनायन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई और प्लस एम। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे कॉमा दे करके, माइनस एम इफेक्ट के भी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन हो गई। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है कि जो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर के, ठीक है। परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर मतलब उसके हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे तो हमें एस कैरेक्टर मिलेगा, और उसी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक। तो ये चीजें हैं बाबू किसके बारे में, कार्बो एनायन के बारे में, ठीक। ये इस तरीका है स्टेबिलिटी चेक करने का। डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं भाई, डिफिनीशन क्या है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एनायन इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द कार्बन एटम, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है और उस कार्बन एटम पर कहीं नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्ब एनायन कह देंगे। कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो वो चेक करने के लिए हमारे पास ये कुछ तरीका बताया गया है कि भाई पहले तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें हम लोग माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं, और उसके बाद प्लस आई देख रहे हैं, उसके बाद परसेंटेज कैरेक्टर देख रहे हैं, जिससे हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमें ये चीजें पता चल रही हैं, ठीक। अच्छा, जब हम कभी भी ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म की जब बात करते हैं ना, तो स्टेबिलिटी में कुछ और चीजें भी हम लोगों को देखनी होती है, जिसमें बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है, एरोमेटिसिटी होती है, ठीक, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग बैक बॉन्डिंग को देखते हैं, उसके बाद एरोमेटिसिटी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में हम लोग किसको देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। तो अगर कहीं पर भी स्टेबिलिटी हमें देखनी है, कहीं पर भी स्टेबिलिटी देखनी है किसी भी इंटरमीडिएट का, तो ये तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। अगर बैक बॉन्डिंग है तब तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद अगर उसमें एरोमेटिसिटी है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस देखेंगे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ये चीजें कैसे देखनी है ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक। सॉरी। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि भाई ये कैसे अप्लाई होगा, ठीक। तो यहां से हम बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और ये चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो ही क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नहीं तो थोड़ा सा आप रिकेप करके चीजों को देख सकते हैं वापस से कि नहीं क्या कही जा रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को इत्मीनान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, पहले से ही दे दिया है क्या इसमें आंसर वगैरह, एक सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, अगर पहले से आंसर दे दिया है तो हम लोग सिर्फ समझ लेंगे कि कैसे हो रहा है। मैं एक बार हटाने की कोशिश करता हूं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मत देखिए इसको ईमानदारी से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड हमको दीजिए बाबू, और बस ये जो पार्ट है इसको बस आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर दीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। और आप ही लोगों के लिए थोड़ा समय, ये अगर आप लोगों को आंसर पता ही चल जाएगा पहले, तो आप फिर समझोगे नहीं ना चीजों को समझोगे नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका डिस्कस करने का, ठीक है। चलिए भाई, ये है हमारे पास क्वेश्चन, और इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, ठीक है। 30 सेकेंड लगा है, आप स्किप कर सकते हो 30 सेकेंड को, उसके बाद हम लोग वापस आ गए, ठीक। अब इसमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, भाई स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है। ये जो
एनायन है ना, ये यहाँ पर है बाबू, ठीक है। इसको मैं वापस से, ये जो है यहाँ पर है निगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर है निगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, यही सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक। यहाँ पे इन तीनों में कंपेयर करना है, यहाँ पे इन तीनों में कंपेयर करना है, और हमें बताना है कि नहीं भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और कोशिश किए होंगे करने का। अगर नहीं समझे तो अब समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर हमें कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो दो तीन चीजें हमें बताई गई हैं। क्या कि हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट, फिर देखेंगे हम लोग माइनस एम इफेक्ट, फिर देखेंगे हम लोग प्लस आई इफेक्ट, फिर देखेंगे हम लोग प्लस एम इफेक्ट। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर हम लोग बैक बॉन्डिंग देखेंगे, एरोमेटिसिटी देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? बैक बॉन्डिंग, उसके बाद एरोमेटिसिटी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रेजोनेंस, और चौथे नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और पांचवें नंबर पे ये जाकर के हम लोग देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखना है बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है क्या। तो जी हाँ, बैक बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है, लेकिन सिर्फ इस केस में हमें बैक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। बैक बॉन्डिंग क्या होता है मैं समझा चुका हूं, अगर नहीं समझ में आता एक बार वापस से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग है वो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग है वो हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। तो जो स्टेबिलिटी होगी वो इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो इसकी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये वाला हमारा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हमें सबसे पहले क्या देखना है? बैक बॉन्डिंग देखना है, उसके बाद एरोमेटिसिटी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो बैक बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रहा है क्या? तो नहीं, बैक बॉन्डिंग हमें तब देखने को मिलता है जब वहां पे कोई अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और उसके बगल में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, तब जाकर के बैक बॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है। तो बैक बॉन्डिंग नहीं है। फिर हम लोग क्या देखेंगे? दूसरे नंबर पे एरोमेटिसिटी देखेंगे। तो एरोमेटिसिटी तो तीनों में ही है लगभग लगभग, ठीक, तो एरोमेटिसिटी भी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस तो है ही है, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे कहीं लगभग उतना दिख नहीं रहा है, तो चलिए ठीक है, हाइपर कंजुगेशन तो नहीं कंसीडर करते। अब हम लोग आ जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो जो हमारा OCH3 है बाबू, ये OCH3 है, ये क्या है? ये आई इफेक्ट दिखाता है, और आई में भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो ये तीनों जगह OCH3 ही है, ठीक है, तो तीनों जगह माइनस आई इफेक्ट ही शो करेगा। अब यहाँ पे जो कार्ब एनायन है ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है, और ये पैरा पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है, हम लोग जब पढ़े थे तो आप लोगों को अगर याद होगा, नहीं भी याद है तो मैं याद दिलाता हूं कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है बाबू। क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जिसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है वो उतना कमजोर होता जाएगा। ये सबसे नजदीक है कार्ब एनायन, और माइनस आई जो ग्रुप लगा रहा है वो काफी नजदीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा। उससे दूर ये है तो उससे कम हो जाएगा, और सबसे लास्ट में ये होगा, क्योंकि इसका जो माइनस आई लगाने वाला ग्रुप है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है, सबसे लास्ट में है। एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये थोड़ी सी मतलब तबीयत नासाज है, लेकिन आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के लिए जो कमिटमेंट है हमारा वो उसको पूरा करने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब है, मतलब मौसम की बात है कह सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग क्या बोलते हैं उसको, कोऑपरेट करिएगा बस। बीच बीच में जो ये खांसी आ रही है थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। मैं वो क्या बोलते हैं उसको यूज कर रहा हूँ, जो सिरप वगैरह और जो देसी नुस्खा होता है वो मैं अपना रहा हूँ। ये एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों की दुआएं रही तो और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं
इस वाले जो तीनों ग्रुप हैं तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, एरोमेटिसिटी तीनों में ही है, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा केस नहीं बन रहा है, मतलब हो रहा है दोनों ही, तो सब में सिमिलर है, ये लगभग सिमिलर है। फर्क कहां पे आ रहा है कि ये जो ग्रुप है इन तीनों ग्रुप में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, ये मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस केस में ये प्लस आई होता है, ठीक है, मेथाइल ग्रुप प्लस आई होता है, प्लस आई, और यहां पर भी क्या होगा प्लस आई। तो हमें पता है कि अब यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये नजदीक है, माइनस आई जब लग रहा था तो माइनस आई के नजदीक है, और माइनस आई जो होता है ना, माइनस आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो प्लस आई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो यहाँ पे सबसे ज्यादा दूर उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, यहाँ पे क्या था जो सबसे नजदीक उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दूर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, और यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आई बहुत ज्यादा नजदीक है, और चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो दूर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है भाई, एक बार देख लो अच्छे से, सरसरी निगाहों से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि भाई क्या कह रहा है ये सिस्टम, कहना क्या चाहता है। तीनों के तीनों कार्बन आयन है, तो कहीं ना कहीं बैक बॉन्डिंग तो हमें देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक। एरोमेटिसिटी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, वो कहाँ पे, वो यहाँ पे एरोमेटिसिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, रेजोनेंस है, प्लेनर है, सब कुछ है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। अब ये हो गया एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है लेकिन रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, थोड़ा सा रेजोनेंस तो हो रहा है, ठीक है, इसमें हो गया रेजोनेंस। ये जो केस है ये तो ना ही इसमें एरोमेटिसिटी है ना ही रेजोनेंस है, तो ये चला जाएगा सबसे आखिरी पोजीशन में, ठीक है। एरोमेटिक वाला जो हो गया वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस देखते थे तो ये रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, और आखिरी वाला तो आखिर हो ही गया, ठीक है, उसमें कोई केस ही नहीं बन रहा है, उसमें कोई केस ही नहीं बन रहा है, ना ही रेजोनेंस हो रहा है और ना ही एरोमेटिक है, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक सिस्टम। नॉन एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक सिस्टम, और ये ना एरोमेटिक है लेकिन रेजोनेंस हो रहा है, तो ये इन दिनों के बीच में लाई कर गया, ठीक। अगला सिस्टम है हमारे पास ये वाला। अब इसमें क्या है सीन है भाई, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, एरोमेटिसिटी तो नहीं है, रेजोनेंस कहीं ना कहीं है, रेजोनेंस कहीं ना कहीं है, ठीक है। रेजोनेंस इसमें भी है, ठीक, रेजोनेंस इसमें भी है, इधर भी जा सकता है, ये किधर भी जा सकता है, इसमें भी रेजोनेंस है, ठीक है, ठीक है, तो ये रेजोनेंस तो है। अब तीनों में ही रेजोनेंस है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करो तो हो क्या रहा है कि इस केस में रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, हमने एक पढ़ा था रेजोनेंस के टाइम पे, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मतलब किसमें रेजोनेंस की संख्या ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, 1 2 3, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस कह देते हैं। एक्सटेंडेड रेजोनेंस का क्या मतलब है बाबू, अगर रेजोनेंस वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ये क्या होता है, ये रेजोनेंस एक बार इधर कर रहा है एक बार इधर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस कर दिया, एक बार इधर किया एक बार इधर किया, तो ये हो गया क्रॉस रेजोनेंस। तो हमें रेजोनेंस के बारे में कुछ नया नया शब्द मिल गया भाई, ठीक है, ये हो गया क्रॉस रेजोनेंस, और ये सिंपल सिंगल रेजोनेंस हो गया, ठीक है, एक बार हो रहा है इसमें। इसको ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने ये भी तरीका आप लोगों को बताया था कि जिसमें सबसे ज्यादा टाइम्स
रेजोनेंस हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जिसमें ज्यादा हो रहा है वो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी रेजोनेंस के केस में। लेकिन इस केस में और इस केस में सेम हो जा रहा है, तो जब सेम हो गया तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये यहां जाके रुक जा रहा है, फिर ये वापस इधर आके इधर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया, ये एक्सटेंडेड हो गया और वो सिंगल रेजोनेंस हो गया। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इसकी आएगी, उसके बाद इसकी आएगी और सबसे लास्ट में इसकी आएगी। ये समझ में आई? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पे है हमारे पास कुछ केस है भाई। क्या केस है? कार्बन आयन है हमारे पास 3। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या कहीं बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो कार्बन आयन के केस में अगर कार्बन है और माइनस चार्ज है तो ये कभी बैक बॉन्डिंग होता ही नहीं है, ये कभी इसको बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग तो है नहीं। एरोमेटिसिटी, चूंकि ये साइक्लिक नहीं है तो नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस की तरफ। तो क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है? अल्टरनेट होना चाहिए, तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जो कि नहीं है। इसमें रेजोनेंस, तो जी हाँ रेजोनेंस हो रहा है इसमें। ठीक है, ये इधर से इधर डिलोकेलाइज कर सकता है, तो ये तो हो गया इसमें रेजोनेंस। ठीक है, अब इन दोनों में हमें देखना है भाई। ठीक है, इन दोनों में तो ना रेजोनेंस है, ना एरोमेटिसिटी है, ना बैक बॉन्डिंग है, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? अब कुछ भी नहीं है तो हम लोग किधर चले जाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ चले जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो ये जो पहला वाला है, इस केस में अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये पोजीशन सेम है। ठीक, दूसरा वाला पोजीशन भी सेम है। जब तीसरे वाले कार्बन पे जाते हैं, यहां पे जब जाते हैं हम लोग, तो यहां पे ये चीजें बदल गई। ये हो गया आपका अल्केन और ये हो गया आपका अल्कीन। तो ये चीजें यहां पे बदल गई। अब ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है माइनस आई और ये हो जाता है प्लस आई। ठीक, एक हो गया माइनस आई और एक हो गया प्लस आई। दोनों का पोजीशन सेम है, दोनों का पोजीशन सेम है। एक हो गया प्लस आई और दूसरा हो गया माइनस आई। और दोनों का जब पोजीशन सेम है तो हमें पता है कि जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। इन दोनों के केस में ये स्टेबल हो गया। और ये भाई साहब तो अपना मतलब क्वालिफाई कर गए हैं रेजोनेंस के थ्रू ही। ठीक है, मेरिट वाले हैं। ठीक है, तो ये इनको तो अलग से मेरिट मिल गया, ये क्वालिफाई कर गए हैं। लड़ाई इन दोनों के बीच में थी। ठीक है, ये दूसरे राउंड के लोग थे, पहले राउंड में ये क्वालिफाई होकर रेजोनेंस निकल गया। ठीक है, दूसरे राउंड में ये जीत गया भाई और ये हार गया। कैसे हार गया? क्योंकि वहां पे प्लस आई लग रहा था और यहाँ पे माइनस आई लग रहा था। माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन आयन के, इस वजह से ये जीत गया। अब इसमें ये कुछ गड़बड़ है मामला। इसमें क्या पूछा है? या तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये होगा 2। ठीक है, पूछा क्या है? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछी है बाबू। ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछी है। तो यहाँ पे जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ये p ऑर्बिटल है इसके पास कहीं ना कहीं वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब चूंकि ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है जिसकी वजह से ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जो हमारा नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, तो इन दोनों में ना फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है।
लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इस वजह से ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग करके ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। अब हम लोग आते हैं इस केस में, थोड़ी सी हिंट दे दी गई है इस क्वेश्चन में आप लोगों को कि भाई चलिए माइनस आई तो सभी लगा रहे हैं, माइनस आई तो सभी लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कैसे पहचानेंगे? तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो पहला क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो वहां पे क्वेश्चन ऐसा था, वहां पे क्वेश्चन कुछ ऐसा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, नहीं तो आप वापस जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे माइनस चार्ज था, यहाँ पे माइनस चार्ज था, जिसमें ये ज्यादा स्टेबल हो रहा था। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास नहीं है। तो जिसके पास अब ये तो बड़ा आसान सा हो गया, सबके पास सल्फर है, हाँ इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास नहीं है, तो ये तो सबसे कमजोर हो गया मामला। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक सल्फर है और यहाँ पे दो सल्फर है, तो इन दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे दो वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, एक इसका और एक इसका। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये ज्यादा बैक बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक, इसके पास एक ऑर्बिटल है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है सिर्फ सल्फर का, ऑक्सीजन के पास तो होता नहीं है, तो ये उससे थोड़ा सा कम, लेकिन इससे ज्यादा करेगा, ये इससे ज्यादा स्टेबल बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये ऑर्डर आएगा हमारा स्टेबिलिटी का। एक एक चीज तोड़ तोड़ के बताएं बाबू, अगर आप लोग मतलब थोड़ा सा पढ़ के आए हो ना पहले से कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, वो चीजें हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन कुछ और रह गया है। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे होगा क्लोरीन। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है स्टेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे कौन सा जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कहीं ना कहीं ये फिनॉल था, फिनॉल से H+ निकला, जिसके बाद ये हमारे पास आयन निकल करके आया है कार्बेनाइन, सॉरी कार्बेनाइन तो इसको नहीं कहेंगे, मतलब ये जब डिलोकलाइज होगा तो वहां पे कार्बेनाइन बनेगा। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो दोनों ग्रुप है ना, ये जो दोनों ग्रुप है, ये माइनस आई लगाते हैं, साथ में मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगाते हैं, लेकिन जो ओवरऑल इफेक्ट होता है ना, ओवरऑल जो इसका इफेक्ट होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, तो ये जो है ज्यादा खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाबू। ठीक है, एकदम हिंदी में समझिए, खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये जो है फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है किससे, देन फ्लोरीन। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी मतलब जो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या हो जा रहा है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तुरंत ऑक्सीजन से ये जो चार्ज है उसको हटा करके अपने रिंग पर ले लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो रिंग कॉन्जुगेशन में आ जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, आते हैं इस क्वेश्चन में। बैक बॉन्डिंग नहीं है, एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिक तो नहीं है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक देखने को मिल रहा है और ये नॉन एरोमेटिक देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को पता है कि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं कि जो एरोमेटिक होता है वो ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। तो ये हमें देखने को मिल गया एंटी एरोमेटिक, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ठीक है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाएंगे। जैसे मान लीजिए जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना,
तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डेवलप हुआ, यहाँ से ये जो निगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे डेवलप हुआ, उसके बाद जो ये निगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे डेवलप हुआ। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नाइट्रोजन का और फिर कार्बन का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे जाकर के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जाकर के चार्ज डेवलप हो रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जाकर के चार्ज डेवलप हो रहा है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये कम और ये उससे भी कम। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसमें ये रेजोनेंसी है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो आपको ऑब्वियसली पता ही है कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, ये कर लोगे ना या फिर बता दें? अरे सीधी सी बात है, सल्फर वाला ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा, ड्यू टू साइज, ड्यू टू साइज लिख लेना, सल्फर की साइज बड़ी होती है तो उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है, ये है हमारे पास अल्काइन, ये है अल्कीन, और थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक, ज्यादा ऊपर हो गया क्या? दिखने ही लगा ये तो। ठीक है, इसी में बताओ भाई तुम लोग, इसी में बताओ। ये है अल्काइन, ये है अल्कीन और ये है अल्केन। तो हमने पढ़ा था कि जो परसेंटेज कैरेक्टर होता है ना, परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक है, परसेंट जो एस कैरेक्टर होता है, परसेंट एस कैरेक्टर, ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के। जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो हमें पता है कि जो अल्काइन होता है इसमें सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल। कर लेंगे ऐसे आसानी से, इसमें कुछ था नहीं, ये तो मतलब डायरेक्ट था। एस कैरेक्टर अल्काइन में सबसे ज्यादा होता है ना, एसपी होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, और एसपी में इसका जो परसेंटेज होता है वो 50% होता है, और इसमें सबसे ज्यादा कम होता है 33%। तो ये सबसे कम और ये सबसे ज्यादा स्टेबल। अच्छा, क्वेश्चंस खत्म हो गया, हम लोग फ्री रेडिकल की तरफ बढ़ गए। फ्री रेडिकल भी एक इंटरमीडिएट होता है, और ये कैसा एक सेकेंड, आज की क्लास के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कोऑपरेट कर रहे होंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी बाबू, मशीन नहीं है, शरीर है, तो थोड़ा बहुत तो मौसम की मार हो ही जाती है कभी कभार, बट एनीवे आप लोगों के लिए चलता है इतना भी। फ्री रेडिकल ऐसा इंटरमीडिएट ना, ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें जो हमारा स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज होता है बाबू। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज होता है। इसको ऐसे समझेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज in which unpaired electron are present at कार्बन एटम। कार्बन एटम पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो स्पीसीज होती है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नोन एज कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, और जो इनके आउटर मोस्ट सेल होते हैं ना, इट हैज आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। जो इनका बाहरी सेल होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 7 होगा
या तो ऑड होगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा कि मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं कार्बन के ऊपर, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्री रेडिकल कह देते हैं। और रेडिकल आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है। इसकी स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये बिल्कुल एकदम कार्बोकेटाइन के जैसे होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर पे, इसको और अच्छे से लिख लेंगे हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। अगर हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के। क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारे पास। ये है रेडिकल, ओहो इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मामला ना। चलो भाई करो, अब करके दिखाओ जरा, अब करके दिखाओ। ठीक है, तो चलो करो भाई, करो करो, पटाख पटाख से करो। अब तो नहीं ना दिख रहा है कहीं कुछ। ठीक है, करिए करिए जरा, देखें देखें कि इसमें कितना है दम। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या बैक बॉन्डिंग होगा नहीं होगा। एरोमेटिसिटी, तो ये तो एरोमेटिक है, ये तो मामला एरोमेटिसिटी का हो गया, रेजोनेंस का हो गया। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा रेजोनेंस हो सकता है, एरोमेटिसिटी नहीं है, तो सीधी सी बात है ये इससे कम हो गया। ठीक है, और जो ये है ना बाबू, अगर रिंग पर हमें कहीं पर भी अगर रेडिकल देखने को मिल जाता है, रिंग पर रेडिकल, रिंग पर रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, कहीं पर भी दिख जाए एकदम, मान लीजिए कि वो अनस्टेबल है, एकदम तड़फड़ा जाएगा इधर उधर भागने के लिए। ठीक, तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल, चूंकि ये एरोमेटिक हो गया है, रेजोनेंस है इसमें ठीक ठाक, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद कहीं पर ये होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, इसके पास रेजोनेंस करने के चांसेस है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इधर एक साइड है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब इन दोनों में ये स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, और ये भाई साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, इस केस में अगर हम बात करें, एरोमेटिसिटी नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 6, 6 अल्फा का हाइड्रोजन है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या हुआ, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे ज्यादा स्टेबल, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी सी बीच बीच में मतलब परेशानियां हुई हैं, बट ठीक है, उतना मैनेज हो जाएगा। एक क्लास माफ कर ही सकते हो आप लोग, है कि नहीं। ठीक है, और आप लोग मतलब एनर्जी भी मेरे थोड़ा कम दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। आई विल ट्राई फ्रॉम नेक्स्ट क्लास दैट आई विल बी मोर एनर्जेटिक इन फ्रंट ऑफ यू, सो सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज एक्सक्यूज मी। लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं बाबू, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त कर देंगे, नए क्लास में नए चीजें स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो जीओसी है खत्म हो जाएगा इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो हमें पता है ये है sp, ये है sp2, और ये है sp3। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जिसका
एस कैरेक्टर सबसे कम उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है, और जिसका एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये निकल करके आएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये आंसर हमारा निकल करके आएगा। और ये होगी तरीका हमें इंटरमीडिएट पहचानने का, स्टेबिलिटी पहचानने का, और हर एक इंटरमीडिएट, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगली क्लास से नया चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू। इतनी चीजें आप अब कर लेते हो ना तो आपके एग्जाम के लिए टू मच होगा, और जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे उस पर आप लोग फोकस करिएगा। ये थियरी इतना आप लोगों के लिए एनफ, मोर देन एनफ, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो, अगर बीच में कोई समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे हैं या फिर पुराने बच्चों को भी अगर नहीं जानकारी होगा तो जान लें कि ये कुछ स्पेशल बुक्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी और आपको मदद करेंगी, गाइड करेंगी। तो आप इनकी मदद ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। कैसे इनरोल करना है स्टार्टिंग में बताया गया है। और अपनी पढ़ाई को करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और तैयारी में लगे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।